हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है वो हम समझने वाले हैं। देखिए, जब भी आपको रेगुलेशन समझना है किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले हम किसे रेगुलेट कर रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जीन एक्सप्रेशन, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, नाम से ही जाहिर है, जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस होना, जीन का अभिव्यक्त होना, जीन का अपने आप को प्रदर्शित करना। यानी कि अगर ये डीएनए का अगर ये टुकड़ा है, तो ये डीएनए का खंड जिसे हम जीन कह रहे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। अपने आप को अभिव्यक्त किस में करता है? ये अपने आप को अभिव्यक्त करेगा प्रोटीन में। और इस प्रोटीन का कोई निश्चित फंक्शन होगा, कोई निश्चित कार्य होगा, किसी प्रकार का ये निश्चित कार्य करने वाला है। ठीक है, तो इस जीन का इस प्रोटीन में अभिव्यक्त होना ही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। और हमने पिछले वीडियोज में इन्हें हम सभी को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन करके पहले एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन, अनुवादन द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये प्रोटीन फिर कोई निश्चित कार्य करेगा। तो ये जो क्रिया हो रही है उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का जो ये निर्माण हो रहा है, उसी को कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन, जीन का अभिव्यक्त होना, जीन की अभिव्यक्ति होना। अब इस जीन की अभिव्यक्ति का करना है रेगुलेशन, नियमन। रेगुलेशन को हम कहते हैं हिंदी में नियमन, कंट्रोल करना, इसे नियमित करना। ठीक है, तो अब नियमन समझते हैं कि आखिर होगा कैसे किसी जीन का। देखिए, क्या कभी सभी जीनों की हमेशा आवश्यकता होती है किसी जीव में? नहीं, हमेशा हर जीन को अभिव्यक्त करना किसी जीव में आवश्यक हो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चालू ही रहे। जब ये कार्य करना हो तभी तो प्रोटीन चाहिए, और इस प्रोटीन का निर्माण इस जीन द्वारा होगा। मान लीजिए ये कार्य अभी किसी जीव में हो ही नहीं रहा, ठीक है, कोई सा भी कार्य मान लीजिए, वो कार्य अगर हो नहीं रहा है तो उस कार्य को करने वाला प्रोटीन जो है वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल उसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो कोई जीव उस जीन को इतना बड़ा प्रोसेस करके, अभिव्यक्त करके, इतनी ऊर्जा खर्च करके उस प्रोटीन को क्यों बनाएगा? प्रोटीन को नहीं बनाना चाहेगा कोई भी जीव। हर एक जीव ये चाहता है कि अनावश्यक ऊर्जा उसकी व्यर्थ जो है बेकार ना हो, उसकी अनावश्यक ऊर्जा जाए नहीं, अनावश्यक रूप से कोई ऊर्जा खर्च ना हो। ठीक है, तो यदि कार्य हो ही नहीं रहा है तो उस प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, और प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो उस जीन को एक्सप्रेस होने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए उस पर नियमन जरूरी है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कार्य करना है तो प्रोटीन का निर्माण करो, अगर कार्य नहीं करना है तो इसे बंद रखो, और इसी को कहते हैं नियमन। यानी कि आवश्यक हो तो जीन को एक्सप्रेस किया जाए, अगर आवश्यक नहीं है तो उस जीन को संदमित किया जाए, उसे रिप्रेस किया जाए, उसे रोका जाए, उसके एक्सप्रेशन को बंद रखा जाए जब आवश्यकता नहीं है, जब उससे संबंधित कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह की जो ये प्रोसेस है, किसी जीन को रेगुलेट होने से कंट्रोल करना, उसे ऑन ऑफ वाली स्थिति में रखना, यानी कि आवश्यकता हो तो ऑन करना और आवश्यकता नहीं है तो ऑफ रखना ही नियमन कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जीन भी जो है इस आधार पर दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में जो लगातार चलती रहती है। ऐसे में अगर क्रियाएं लगातार हो रही है, कार्य लगातार हो रहा है, तो उस कार्य को करने वाले प्रोटीन भी हमें लगातार ही चाहिए। यानी कि वो जीन लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करता रहे, ऐसे भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जीनों को हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। हाउस कीपिंग जीन कहलाते हैं ऐसे जीन जो हमेशा ऑन रहे। हम शॉर्ट में इसे कहें
हाउसकीपिंग जीन वो है जो हमेशा कौन से मोड में रहे, ऑन अवस्था में रहे, जो हमेशा चालू रहे, जो हमेशा एक्सप्रेस होते रहे, वो प्रोटीन जो बनना है वो बनता रहे और वो कार्य चलता रहे। क्यों? ऐसे जीन किसके लिए चाहिए? जो कार्य लगातार होते रहें। जैसे आप श्वसन समझिए, हर एक जीव के लिए श्वसन जो है सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है और ये क्रिया लगातार जारी रहती है। तो इस श्वसन में जितने भी एंजाइम चाहिए वो सभी एंजाइम लगातार बनते रहने जरूरी है। और एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम सभी प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन किसी जीन द्वारा बनेंगे। तो ये श्वसन से संबंधित जो एंजाइम है, उन एंजाइमों को बनाने के लिए जो जीन होते हैं वो लगातार इस अवस्था में रहते हैं, हमेशा वो जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं, ठीक है, और उस प्रोटीन का, उस एंजाइम्स का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे जीनों को हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जिनकी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है लेकिन हमेशा नहीं होती। ऐसे जीनों को हम रेगुलेटरी जीन कहते हैं। रेगुलेटरी जीन उन्हें हम कह सकते हैं, यानी कि उनपे रेगुलेशन होना जरूरी है, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। जब आवश्यकता हो तो उसे एक्सप्रेस कर दिया जाए, जब आवश्यकता नहीं है तो उसे संदमित कर दिया जाए, उसे रिप्रेस कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो तो यही है कि कैसे इसे रोका जाता है, जीन एक्सप्रेशन को। समझिए, देखो जीन एक्सप्रेशन को अब रेगुलेट कैसे करते हैं उसे समझने के लिए मैं एक जीन की बात करता हूं। मान लीजिए ये एक जीन है, इसे हम स्ट्रक्चरल जीन नाम दिया, स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन वास्तव में करते क्या है? पहले ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और इस ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा। इस mRNA का फिर ट्रांसलेशन अनुवादन होगा और उस अनुवादन से ये प्रोटीन बनाएंगे और ये प्रोटीन कोई न कोई कार्य करेगा। ठीक है, इससे कोई न कोई फंक्शन होगा, कोई कार्य होगा। अब रेगुलेट इन्हें करना है तो जब ये कार्य हो तब तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करे, और अगर कार्य नहीं हो रहा है तो इसे बंद करना जरूरी है। ऐसे में इससे संबंधित कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेज इसके साथ पाए जाते हैं, कुछ रेगुलेटरी अनुक्रम पाए जाते हैं, कुछ नियमन करने वाले डीएनए में ही सीक्वेंस पाए जाते हैं। तो इस सीक्वेंस जो है वो दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। एक जो इसके बिल्कुल नज़दीक होता है अपस्ट्रीम पर, यानी कि इसके 5 प्राइम एंड पर, ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम है, इसकी अपस्ट्रीम पर इसके 5 प्राइम पर इससे लगते हुए एक विशेष सीक्वेंस पाया जाता है जिसे रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी सीक्वेंस। याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, अभी बहुत जगह ये काम आने वाला है। तो स्ट्रक्चरल जीन से लगते हुए ही एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसे रेगुलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। रेगुलेटरी यानी कि नियमन करने वाला, नियमन अनुक्रम पाया जाता है, नियमित करने वाला अनुक्रम सीक्वेंस यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस सीक्वेंस के दो भाग होते हैं। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रमोटर कहलाता है और एक ऑपरेटर कहलाता है। इसी क्रम में याद रखना है, एक प्रमोटर फिर ऑपरेटर और इसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर, उसके बाद में ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद में स्ट्रक्चरल जीन। ये सीक्वेंस इनका रहेगा। ठीक है, ध्यान ये आपको ये रखना है कि ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है ये किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं करता है। इस तरह यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बनाता, केवल रेगुलेटरी सीक्वेंस है। यहाँ कोई अन्य प्रोटीन आकर जुड़ते हैं, अभी वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कौन से प्रोटीन यहाँ आकर जुड़ने वाले। तो ध्यान रखना, इससे किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये केवल सीक्वेंस है जहाँ कोई अन्य प्रोटीन, कोई अन्य घटक आकर जुड़ने वाला है। वो अन्य क्या है वो आप समझिए। इस रेगुलेटरी सीक्वेंस से कुछ दूरी पर, ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है इससे कुछ दूरी पर, ये कुछ दूरी तो रह गई खाली, बिल्कुल यहाँ कुछ सीक्वेंस होगा लेकिन वो इसके काम से संबंधित नहीं है। इसके बाद एक विशेष सीक्वेंस पाया जाता है जिसे आई से दर्शाया जाता है, स्मॉल आई से दर्शाया जाता है। मैं इसे यहाँ नीचे दर्शा देता हूँ, स्मॉल आई। ठीक है,
इस सीक्वेंस को रेगुलेटरी, ठीक है, ये जो है ये तो रेगुलेटरी सीक्वेंस है और वो रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस कहलाता है। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस कहलाता है। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस, जीन को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन बनाने वाला सीक्वेंस कहलाता है। देखो स्ट्रक्चरल जीन, उस स्ट्रक्चरल जीन से लगते हुए ही रेगुलेटरी सीक्वेंस, उस रेगुलेटरी सीक्वेंस से कुछ जगह छोड़कर, कुछ सीक्वेंस को छोड़ के बाद में कुछ दूरी पर पाया जाता है एक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस। और ये बनाएगा, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस है तो क्या बनाएगा, ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। किस तरीके से, इसी तरीके से जीन एक्सप्रेशन द्वारा, यानी कि इसका पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद में बनेगा जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस स्ट्रक्चरल जीन से आगे है रेगुलेटरी सीक्वेंस, इससे कुछ दूरी छोड़कर आगे रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस है, वो एक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन है ये दो तरह के होते हैं। जीन रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिवेटर, नाम से ही जाहिर है एक्टिवेटर, एक्टिवेट करने वाले, जो सक्रिय करें, सक्रियक, हम हिंदी में इसे कहेंगे सक्रियक, जो सक्रिय करे वो सक्रियक, एक्टिवेटर। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रिप्रेशर, रिप्रेस करने वाले, रिप्रेशर, हिंदी में इसे कहेंगे संदमक, दमन करने वाले, उसे दबाने वाले, उसको रोकने वाले। तो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस बनाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा एक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। वो प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, वो एक्टिवेटर हो सकते हैं या रिप्रेसर हो सकते हैं। एक्टिवेटर नाम से ही जाहिर है, वो इस स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिवेट करेंगे, उसे ये कार्य यानी कि इसके एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेंगे, इसके एक्सप्रेशन को होने देंगे, उसको सक्रिय करेंगे। तो इस तरह का जो रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। जो एक्टिवेट करने वाले होते हैं वो पॉजिटिव रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, जो एक्टिवेट कर रहे हैं यानी कि इस स्ट्रक्चरल जीन को ये जो कार्य हो रहा है इसे होने देंगे, जीन को एक्सप्रेस करने देंगे। जो एक्सप्रेस करवा रहे हैं ऐसे रेगुलेटरी जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव रेगुलेशन, इस तरह का जो रेगुलेशन होगा वो पॉजिटिव रेगुलेशन कहलाएगा। और जो रिप्रेसर है वो क्या करेंगे, इस क्रिया को यहीं रोक देंगे, इसको होने ही नहीं देंगे। जो होने नहीं देंगे तो इस तरह का रेगुलेशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। अब किस तरह कंट्रोल करते हैं ये, चाहे एक्टिवेटर हो चाहे रिप्रेसर हो, ये प्रोटीन वास्तव में क्या करते हैं, ये इस ऑपरेटर पर आकर बाइंड कर जाते हैं। ये कहाँ बाइंड करते हैं, ऑपरेटर पर आकर बाइंड करते हैं। नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन जो बनता है, या यूं कह सकते हैं एक्टिवेटर या जो रिप्रेसर जो बनते हैं, वो कहाँ जुड़ते हैं। तो वो कहाँ जुड़ते हैं, हमेशा वो ऑपरेटर पर जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, ऑपरेटर पर जुड़ते हैं। और ये जो पी से प्रमोटर जो है, उस प्रमोटर पर कौन जुड़ता है, ये हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ लिया था। इस प्रमोटर पर आकर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ जुड़ता है। जो आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन क्रिया करवाने वाला है वो कहाँ जुड़ता था, हमने ट्रांसक्रिप्शन इसे पढ़ा है, वो प्रमोटर पर आकर जुड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये जो प्रोटीन यहाँ जो बन रहा है, खास करके रिप्रेसर जो है, वो रिप्रेसर यहाँ आकर बाइंड कर गया, ठीक है, तो इस आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने से रोकता है रिप्रेसर। और ये आगे जब बढ़ेगा ही नहीं आरएनए पॉलीमरेज तो क्रिया होगी नहीं। एक्टिवेटर जो है वो यहाँ आकर आरएनए पॉलीमरेज की सहायता करते हैं और आगे ये क्रिया होने देते हैं। इस तरह इस क्रिया को वो कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, जैसे हम अगले वीडियो में लैकोपेरॉन पढ़ेंगे उसमें आपको ये क्रिया और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक आप सिर्फ इसका बेसिक है, इस बेसिक को आप समझिए कि किस तरह कोई जो जीन एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट होता है, उसका जो रेगुलेशन का जो फैक्टर है, उसके जो रेगुलेशन करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। दो महत्वपूर्ण उसके कारक हैं, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस जिसमें प्रमोटर और ऑपरेटर, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ऑपरेटर पर ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा वो बाइंड होता है, रिप्रेसर या एक्टिवेटर। होते कहाँ है ये स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम पर इसके साथ ही लगे होते हैं, ठीक है। जबकि इससे कुछ दूरी पर एक विशेष सीक्वेंस होता है जिसे जीन रेगुलेटरी प्रोटीन सीक्वेंस कहते हैं, और इस सीक्वेंस से बनता है जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, और ये रेगुलेट करता है इस स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को, जो दो तरह के हो सकते हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। एक्टिवेटर पॉजिटिव रेगुलेशन करते हैं, रिप्रेसर जो है वो नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यूकैरियोट्स में आप अगर समझें, यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन हो सकता है उसके जो लेवल जैसे कि अपने बुक में दिए हुए हैं उसके 4 लेवल होते हैं। बात कर रहे हैं हम यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जीन जो रेगुलेशन हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन हो रहा है उसके 4 लेवल हो सकते हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधे सीधे आपको पॉइंट्स दिए जा सकते हैं इस रेगुलेशन के। इसे अगर आपको समझना है तो आपको एक सेल और ये जो प्रोसेस है वो दिमाग में रखनी है, आराम से समझ में आ जाएगा। सेल में होता है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए। अभी इस डीएनए को मैं सिर्फ छोटा सा बना देता हूँ समझने के लिए। ये डीएनए है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं होती है, डीएनए से होता है ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, और अनुलेखन से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए जो है वो सीधा सीधा नहीं बनता है। यूकैरियोट्स की एक और ख़ास बात है, उसमें पहले कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जैसे एक्सॉन, इंट्रॉन्स वगैरह, इंट्रॉन्स को बाहर करना, स्प्लाइसिंग जिसे कहते हैं। इसके अलावा उसमें 5 प्राइम कैपिंग होती है, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होता है जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद में बनता है एमआरएनए। एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, और उसका बाद में होता है ट्रांसलेशन, कहाँ, राइबोसोम पर उसका ट्रांसलेशन होता है, और फिर बनता है प्रोटीन। तो ये ही लेवल्स होंगे यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के। देखो पहला लेवल कहाँ होगा, पहला लेवल होगा ट्रांसक्रिप्शन पर। ये जो जितने तीर के निशान हमने लगाए वो सारे लेवल हैं। पहला तो ट्रांसक्रिप्शन पर उसका जो है कंट्रोल किया जा सकता है, अगर वहाँ नहीं किया गया तो फिर ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं उसमें उस समय भी कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो दूसरा लेवल हो गया। तीसरा, एमआरएनए जब इस सेल से बाहर, इस न्यूक्लियस से जब बाहर आ रहा है, उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ इसका कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथा, इस एमआरएनए से जब ये प्रोटीन बन रहा है यानी कि ट्रांसलेशन हो रहा है वहाँ पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं। तो जहाँ जिस जगह से क्रॉस हो रहा है वहीं पर भी उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि लेवल्स की बात करें तो कहाँ कहाँ, एक तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर इसे एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरा, ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वहाँ इसे रोका जा सकता है। तीसरा, इसका जो न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ इसे रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और चौथा, ट्रांसलेशन हो रहा है वहाँ इसे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु भी आपको दिमाग में रखना है कि यूकैरियोट्स में कौन कौन से लेवल पर इसे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलेशन आपको अच्छी तरीके से तब समझ में आएगा, जैसे लैकोपेरॉन जो है वो आपको अच्छा तब समझ में आएगा जब ये बिंदु आपको समझ में आ जाए कि कौन सा एक्टिवेटर, कौन सा रिप्रेसर, कैसे कौन सीक्वेंस कहाँ जुड़ रहे हैं, कैसे इनका जो है वो रेगुलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लैकोपेरॉन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।